क्या एक हीरो को जीतने के लिए अंदर से थोड़ा सा विलेन बनना जरूरी है? मतलब जब भी हम किसी क्लासिक बॉलीवुड रोमांस के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में एक बहुत ही सीधा सा, क्या कहते हैं, एक फ्रेम बन जाता है। हाँ, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों के बीच रोमांस होता है। बिल्कुल। और फिर अचानक से एक विलेन की एंट्री होती है और कहानी के आखिर में हीरो उस विलेन से बिल्कुल सीधे सीधे लड़ता है, मुक्के चलते एक्शन होता है और बस सच्चाई की जीत हो जाती है। हाँ, और दर्शक भी तो इसी सेट फॉर्मूले की उम्मीद लेकर कहानी से जुड़ते हैं ना। मतलब एक बिल्कुल बाइनरी सिस्टम काम कर रहा होता है। एक तरफ एकदम प्योर प्यार है और दूसरी तरफ नफरत। बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। सही कहा। सब कुछ बिल्कुल साफ सीधा और ब्लैक एंड व्हाइट होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम एक ऐसी कहानी का दरवाजा खोलें जहां हीरो अपने दुश्मनों को सड़कों पर पीटने के बजाय उनके दिमाग के अंदर घुसकर शतरंज खेलने लगे। अरे वाह, मतलब वो सीधा मुकाबला ना करे। हाँ, जहां वो ताकत का जवाब ताकत से देने के बजाय उनके ही लालच का जाल बुनकर उन्हें उसी में फांस दे। आज की हमारी ये जो गहरी चर्चा है ना, वो कुछ ऐसे ही दिलचस्प सवालों पर होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। बिल्कुल। हमारे पास जो आज स्रोत मौजूद है, जैसे एक आर्टिकल है लव ग्रीड एंड द हीरोज स्ट्रेटेजिक हार्ट, और दूसरा सोर्स है द आर्किटेक्ट ऑफ रोमांटिक केओस। तो इन सोर्सेज के आधार पर आज हम 2011 की जो बेहद लोकप्रिय फिल्म है रेडी, उसके पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और आज का हमारा मुख्य मकसद भी यही है कि हम ये देख पाएं कि कैसे ये फिल्म एक आम मसाला एंटरटेनर होने का चोला ओढ़कर असल में अफरा तफरी और एक बेहतरीन रणनीति पेश करती है। हाँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक लड़के और लड़की के प्यार में पड़ने तक तो सीमित है ही नहीं। चलिए ना, इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। देखिए, मैं शुरुआत में ही एक बात साफ कर दूं। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये मुख्य रूप से लालच पर प्यार की जीत की बात करती है, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। अलग अंदाज में मतलब आप मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। ये फिल्म दिखाती है कि जब सामने वाला इंसान ताकतवर हो और हेर-फेर मतलब मैनिपुलेशन में माहिर हो, तो उसका मुकाबला सिर्फ शारीरिक बल से नहीं किया जा सकता। उसके लिए बुद्धिमत्ता और बहुत सारी चालाकी की जरूरत पड़ती है। तो हमारे सोर्सेज भी इसी बात पर जोर देते हैं कि कैसे एक स्मार्ट इंसान अपने चारों तरफ मची उस अफरा-तफरी, उस कैओस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। सही कहा आपने। और इस अफरा तफरी की जो जड़ें हैं ना, वो दरअसल दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराव में छिपी हैं। हाँ, कहानी की शुरुआत में ही हमें दो ऐसे किरदारों से मिलवाया जाता है जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से पूरी तरह उलट हैं। एकदम ऑपोजिट। बिल्कुल ऑपोजिट। एक तरफ इस कहानी का हीरो है अपना प्रेम कपूर। मतलब प्रेम एक ऐसे पंजाबी जॉइंट फैमिली का हिस्सा है जहां 24 घंटे शोर शराबा रहता है। हाँ, और उस घर में हर कोई भावुक है। बहुत भावुक। और हर किसी को एक दूसरे की जिंदगी में मतलब दखलंदाजी करने की आदत है। वो एक बेफिक्र स्ट्रीट स्मार्ट लड़का है। हमारे स्रोत बताते हैं कि प्रेम का परिवार हर छोटी मोटी परेशानी को बस मजाक मजाक में सुलझाने का आदी है। वहाँ हर समय बस जश्न का माहौल रहता है। हाँ, एक ऐसा शोर है जिसमें जीवन धड़कता है, प्यार झलकता है। लेकिन, और यहाँ आप ध्यान देने वाली बात है, इस शोर शराबे वाली दुनिया के बिल्कुल दूसरे छोर पर संजना की दुनिया खड़ी है। संजना, जो एक अरबपति उत्तराधिकारी है ना? बिल्कुल। लेकिन उसकी दुनिया में कपूर परिवार जैसा कोई जश्न या गर्माहट नहीं है। वहां एक बहुत ही ठंडा, सन्नाटे से भरा और क्रूर लालच पसरा हुआ है। वो बैंकॉक वाले चाचा, राइट? हाँ, उसके अपने ही सगे चाचा अमर और सूरज, जो बैंकॉक में रहते हैं। उन दोनों की नज़र संजना की उस विशाल दौलत पर टिकी है, और उनका जो प्लान है वो बहुत ही सीधा और निर्दयी है। वो अपनी भतीजी की शादी अपने ही बेटों से करवाना चाहते हैं। सही कहा, ताकि कानूनी तौर पर सारी संपत्ति उनके कब्जे में आ जाए। मतलब देखा जाए तो ये कोई परिवार है ही नहीं, ये तो एक कॉर्पोरेट बोर्डरूम जैसा है जहां संजना सिर्फ एक मुनाफे का सौदा है। मतलब जब मैं सोर्सेज में ये हिस्सा पढ़ रही थी ना, तो मुझे ये बात बहुत चुभी। संजना अपने ही घर में एक जीती जागती इंसान नहीं है। वो बस एक तिजोरी की चाबी बनकर रह गई है। हाँ, तिजोरी की चाबी। ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है यहाँ पर। है ना? उसके चाचाओं को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी अपनी भावनाएं क्या हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। मतलब कपूर परिवार में भी बहुत शोर है। वो लोग भी तो प्रेम पर शादी करने का दबाव बनाते रहते हैं, हर बात में टांग अड़ाते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन उस दखलंदाजी के पीछे ना कोई स्वार्थ नहीं है। वहां परवाह है, वहां इमोशंस है, लालच नहीं है। दूसरी तरफ बैंकॉक के उस आलीशान महल में कोई शोर नहीं है।
बहुत सलीका है, लेकिन उस सलीके के पीछे एक खौफनाक लालच छिपा है। और जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यही शुरुआती कॉन्ट्रास्ट आगे चलकर पूरी कहानी के कॉन्फ्लिक्ट या कहें संघर्ष और उसके समाधान की नींव रखता है। तो संजना को जब ये एहसास होता है कि उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो क्या करती है? जाहिर है उसे पता चल जाता है कि उसके अपने ही लोग उसकी आजादी छीनने वाले हैं, तो उसके पास बैंकॉक से भागने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। और वो अपनी जान और अपनी पहचान दोनों छुपाकर सीधे मुंबई आ जाती है। बिल्कुल। और ये कितनी अजीब और डरावनी स्थिति है ना, एक इंसान को अपनों से ही बचने के लिए अनजान लोगों के बीच छुपना पड़ रहा है। हाँ, तो संजना के मुंबई आने के बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अपनी अरबपति पहचान को छिपाकर संजना एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास लड़की का रूप ले लेती है। और फिर इन दो विपरीत दुनियाओं का आपस में मिलन होता है। हाँ, मतलब वही होता है जो अक्सर बॉलीवुड की कहानियों में देखा जाता है। प्रेम और संजना की मुलाकात होती है। प्रेम का जो स्वभाव है वो बहुत मजाकिया है। वो लगातार संजना के साथ छेड़खानी करता है, उसे परेशान करता है। और शुरुआत में संजना को ये सब बहुत नागवार गुजरता है। ताहिरी, मतलब वो पहले ही डरी हुई है, अपनी जान बचाकर भाग रही है, और ऊपर से अजनबी लड़का उसे और तंग कर रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे एक रोमांटिक गाने के सीक्वेंस के जरिए और कुछ मुलाकातों से ये नोकझोंक एक बहुत ही गहरे अट्रैक्शन में बदल जाती है। और फिर प्रेम उसे अपने घर ले आता है। हाँ, और वो जो शोर शराबे वाला बड़ा सा पंजाबी परिवार है, वो तुरंत इस रिश्ते में कूद पड़ता है। मतलब उन्हें तो बस मौका चाहिए था। उन डिनर टेबल के दृश्यों को याद कीजिए। सोर्सेस के हिसाब से वो दृश्य कहानी के लिहाज से बहुत अहम है। हाँ, एक तरफ रिश्तेदारों के अजीबोगरीब सवाल हैं, उनके मजाक हैं जो भरपूर कॉमेडी पैदा करते हैं। लेकिन उसी टेबल पर बेटी संजना के लिए अपनी झूठी पहचान को उन सवालों के बौछार से बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। पर एक सेकंड, मुझे यहाँ एक हिस्सा थोड़ा और समझने दीजिए। हाँ, बताइए। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रही थी तो मुझे शुरुआत में लगा कि प्रेम का संजना को ऐसे लगातार तंग करना, उसे चिढ़ाना, बस वही टिपिकल बॉलीवुड ट्रोप है जहाँ हीरो लड़की के पीछे पड़ा रहता है। सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है। हाँ, लेकिन फिर मैंने एक चीज नोटिस की। यहाँ मुद्दा सच में दिलचस्प हो जाता है। क्या ऐसा नहीं है कि संजना दरअसल उस शोर शराबे और उन मजाकों के बीच खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है? मेरा मतलब है, क्या इस पूरी कॉमेडी का कोई गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी है? ये एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है आपका, और द आर्किटेक्ट ऑफ रोमांटिक केओस में इस बात को बहुत गहराई से समझाया गया है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है इस बारे में? उन्होंने लिखा है कि ये मजाक और उस कपूर परिवार की जो अव्यवस्थित स्थिति है वो दरअसल संजना के लिए एक सुरक्षा कवच, मतलब एक शील्ड का काम करती है। ओहो, मतलब वो क्योस ही उसकी सेफ्टी है। बिल्कुल। बैंकॉक में उसकी दुनिया बहुत सलीके वाली थी, लेकिन वहाँ हर मुस्कान के पीछे एक खंजर छिपा था। और यहाँ प्रेम की दुनिया में कोई सलीका नहीं है। सब एक दूसरे की बात काटते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, लेकिन उन आवाजों में कोई लालच नहीं है। वाओ, तो वो पहली बार किसी पर भरोसा करना शुरू करती है क्योंकि इस शोर के बीच उसे वो अपनापन महसूस होता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। एकदम सही, लावच के बिना वाला शोर। ये बहुत ही खूबसूरत पहलू है। वो उस अफरा तफरी में आज़ादी महसूस करती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सुकून भरा झूठ हमेशा तो टिक नहीं सकता ना। बिल्कुल नहीं टिक सकता। आखिरकार सच्चाई सामने आती है और कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। और यहीं से हमारा हीरो, जो अब तक सिर्फ एक मजाकिया आशिक था, वो अचानक से एक मास्टरमाइंड रणनीतिकार बन जाता है। हाँ, मतलब जब प्रेम को संजना की असली पहचान के बारे में पता चलता है ना, कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक अरबपति है और उसके वो लालची चाचा किसी भी कीमत पर उसे वापस ले जाने के लिए पीछे पड़े, तो पता है प्रेम का रिएक्शन क्या होता है? क्या होता है? वो बहुत ही चौंकाने वाला होता है। कोई और इंसान होता तो शायद घबरा जाता, पुलिस के पास जाता, या फिर संजना को लेकर रातों रात किसी दूसरे शहर भागने का प्लान बनाता। नॉर्मल रिएक्शन तो यही होना चाहिए था। हाँ, लेकिन प्रेम घबराता नहीं है, वो मुस्कुराता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्रेम को ना चुनौतियां बहुत पसंद है। और ये मुस्कुराना कोई हल्की बात नहीं है। नहीं। लव, ग्रीड एंड द हीरोज स्ट्रेटेजिक हार्ट के लेखक समझाते हैं कि ये स्माइल दिखाती है कि प्रेम उस परिस्थिति को कैसे आंक रहा है। उसे पता है कि बैंकॉक के उन अरबपति चाचाओं के पास अथाह पैसा है, ताकत है और किराए के गुंडे हैं। मतलब सीधा लड़ना तो बेवकूफी होगी। बिल्कुल। अगर वो शारीरिक बल का इस्तेमाल करेगा या भागने की कोशिश करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए वो एक अलग ही हथियार चुनता है, अपना दिमाग।
तो जब दोनों चाचा अमर और सूरज अपने अपने बेटों के साथ भारत आते हैं संजना को ले जाने, तो प्रेम भागने के बजाय उनके साथ एक डबल गेम शुरू कर देता है। और यहीं पर वो एनालॉजी आती है कि प्रेम एक आम रोमांटिक हीरो से अचानक एक शातिर चेस प्लेयर मतलब शतरंज का खिलाड़ी बन जाता है। हाँ, वो बोर्ड पर मोहरे ऐसे चलाता है कि आखिर तक किसी को कुछ समझ नहीं आता। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो ये खेल खेल कैसे रहा है। कैसे? वो सीधे जाकर उनसे नहीं टकराता। वो उन दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उनके लालच को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो अमर को जाकर ये यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ सूरज को हराने में। और ठीक उसी वक्त वो सूरज के पास जाकर यकीन दिलाता है कि वो अमर की पीठ में छुरा घोंपने वाला है। हाँ, मतलब वो दोनों चाचाओं के बीच के अविश्वास को एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है। दुश्मन को लगता है कि प्रेम उनके साथ है, पर असल में वो उन्हीं को हरा रहा होता है। और सिनेमा की भाषा में अगर हम सोर्स की बात करें तो इस पूरी परिस्थिति को ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। ड्रामेटिक आयरनी मतलब जब दर्शकों को सब पता होता है पर किरदारों को नहीं। एकदम सही। पर्दे पर मौजूद विलन खुद को बहुत चालाक समझ रहा होता है और उसे लगता है कि सारा खेल उसके कंट्रोल में है, लेकिन कुर्सी पर बैठे दर्शक और हमारा हीरो दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि असली बेवकूफ कौन बन रहा है। हाँ, अमर और सूरज दोनों अपनी अपनी जगह खुश है कि उन्होंने प्रेम को खरीद लिया है, लेकिन असल में प्रेम ने उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है। और मैं बताऊं, इसी ड्रामेटिक आयरनी की वजह से कहानी में कॉमेडी का एक ऐसा तूफान आता है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब झूठ और मैनिपुलेशन फिल्म का मुख्य हिस्सा बन जाते हैं। प्रेम लगातार अपनी बातों और अपनी योजनाओं को इस तरह बदलता है कि सामने वाला बस चक्कर खा जाए। और वो झूठी सगाई वाला सीन, संजना की शादी के लिए झूठी सगाई का नाटक रचा जाता है। पूरे घर में पहचान की अदला बदली चल रही है, किसी को नहीं पता कि असल में हो क्या रहा है। हाँ, और यहाँ तक कि जब चाचाओं के भेजे हुए गुंडे संजना का अपहरण करने मतलब किडनैप करने के लिए आते हैं। अरे हाँ, वो सीन, तब भी एक्शन का वो दृश्य मारधाड़ से ज्यादा ना एक मजाकिया डांस की तरह लगता है, जहां प्रेम उन्हें बहुत ही स्टाइलिश और कॉमिक अंदाज में पीटता है। द आर्किटेक्ट ऑफ रोमांटिक क्योस में इस बिंदु पर क्लासिक स्लैपस्टिक क्योस की बात की गई है। स्लैपस्टिक क्योस मतलब वो भागदौड़ वाली कॉमेडी। हाँ, स्लैपस्टिक कॉमेडी का मतलब होता है वो शारीरिक हास्य जहां बहुत ज्यादा भागदौड़ और कंफ्यूजन हो। लेकिन जो बात यहाँ सबसे अहम है, जो सोर्सेस हाईलाइट करते हैं, वो ये कि ये कोई अनियंत्रित या दिशाहीन अफरा तफरी नहीं। मतलब ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। बिल्कुल, ये प्रेम की रची हुई एक बेहद सोची समझी अफरा तफरी है। वो एक ऐसे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है जहां हर बेसुरी आवाज, हर झूठ और हर धोखा सिर्फ उसी के इशारे पर काम कर रहा है। वाओ, वो चाचाओं के लालच को इतना बढ़ा देता है कि वो सच और झूठ के बीच का फर्क ही भूल जाते हैं। सही कहा। लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ ना एक शंका हो रही थी जब मैं सब पढ़ रही थी। कैसी शंका? देखिए, जब कोई अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए इतने सारे जाल बुन रहा हो, इतना ज्यादा झूठ बोल रहा हो, तो क्या इसका असर उसके अपनों पर नहीं पड़ेगा? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। मेरा मतलब है, प्रेम जो कुछ भी कर रहा है वो देखने में दर्शकों के लिए मजेदार जरूर है, लेकिन इसका असर प्रेम और संजना के रिश्ते पर भी तो पड़ना चाहिए ना? और असल में पड़ता भी है। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यही वो मोड़ है जहां कहानी में एक बहुत ही जरूरी भावनात्मक अथुल-पुथल, एक इमोशनल टर्मोइल आता है। हाँ, क्योंकि एक ऐसा दृश्य आता है जब संजना को लगने लगता है कि उसके साथ धोखा हो रहा है। वो बुरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और बहुत आहत होती है। वो ये सोचने लगती है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, कहीं वो भी तो उसकी जिंदगी और उसकी इस गंभीर सिचुएशन को महज एक खेल की तरह तो नहीं ले रहा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि प्रेम ने वाकई चीजों को थोड़ा ज्यादा ही खींच दिया था। मतलब क्या संजना का गुस्सा होना बिल्कुल जायज नहीं था? आखिरकार वो पहले ही अपने परिवार के धोखे से टूटी हुई है, उसे तो हर झूठ से डर लगता होगा ना? ये एक बहुत ही जायज आलोचना है और हमारे स्रोतों में भी इस पहलू पर विचार किया गया है। अच्छा, तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर संजना इन सब बातों पर सिर्फ मुस्कुराती रहती और एक मूक दर्शक बनी रहती तो वो एक बहुत ही कमजोर किरदार लगती। हाँ, ये बात तो है। उसका गुस्सा होना, उसका शक करना, ये साबित करता है कि ये महज कोई कॉमेडी नहीं चल रही है। यहाँ एक जीती जागती इंसान की जिंदगी और उसके इमोशंस दांव पर लगे हैं। तो ये हिस्सा कहानी को वापस जमीन पर लाता है। बिल्कुल, ये दृश्य कहानी में एक जरूरी भावनात्मक गहराई लाता है। ये दिखाता है कि सिर्फ दुश्मनों को अपने जाल में फंसाना या उन्हें हराना काफी नहीं है। असली लड़ाई तो अपनों का विश्वास जीतने की होती है। एकदम सही।
रिश्तों में ट्रस्ट जीतना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, खासकर तब जब कहानी में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धोखा फैला हो। मतलब शतरंज के मोहरे पीटना एक बात है, लेकिन जिसके लिए आप वो खेल खेल रहे हैं उसका भरोसा बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। हाँ, प्रेम के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसे संजना को ये महसूस कराना था कि उसका तरीका भले ही गलत लग रहा हो, उसके हथकंडे भले ही चालाकी भरे हों, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल साफ है। उसे ये सब इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि सीधे तरीके से उन लालची चाचाओं से नहीं निपटा जा सकता था। तो इस सारी दिमागी कसरत और भावनाओं के टकराव के बाद अब सवाल ये है कि ये कहानी अपने आखिरी मुकाम तक कैसे पहुंचती है। हाँ, तो सारी उलझने जाके सुलगती हैं क्लाइमैक्स में, जहाँ प्रेम एक बहुत ही भव्य ग्रैंड वेडिंग सेटअप का आयोजन करता है। और यहाँ वो सारे मोहरे जो प्रेम ने पूरे खेल के दौरान बिछाए थे एक साथ आ जाते हैं। दोनों चाचा अमर और सूरज वहां पहुंचते हैं और दोनों के चेहरे पर एक गजब का गुरूर है। दोनों अपनी अपनी जीत के प्रति पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। अमर को लग रहा है कि दौलत उसके बेटे को मिलने वाली है और सूरज को लग रहा है कि बाजी उसने मार ली है। और ठीक इसी मौके पर प्रेम अपना बिग रिवील करता है। बिग रिवील? हाँ, मतलब वो उस भव्य मंच से पर्दा उठाता है, लेकिन वो कोई हथियार लेकर नहीं आता। वो महज सच्चाई को सबके सामने रख देता है। वो सबके सामने दोनों चाचाओं के उस घिनौने मैनिपुलेशन और उनके लालच को बेनकाब कर देता है। बिल्कुल, वो साबित कर देता है कि उन दोनों को संजना की खुशी, उसके दर्द या उसकी जिंदगी से कोई लेना देना था ही नहीं। उनके लिए वो सिर्फ एक बैंक खाता थी। प्रेम उन्हें पूरी दुनिया के सामने आईना दिखाता है। और पता है, लव, ग्रीड एंड द हीरो स्ट्रैटेजिक हार्ट के अनुसार ये देखना किसी भी दर्शक के लिए बहुत सैटिस्फाइंग होता है। क्यों? क्योंकि विलन की हार यहाँ शारीरिक नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक है। चाचा सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होते हैं, पराजित होते हैं। उनका वो गुरूर, वो घमंड पूरी तरह धराशायी हो जाता है। वाओ! और संजना को भी आखिरकार इस पूरे खेल के पीछे की वो सच्चाई समझ में आ जाती है। उसे प्रेम की असली नीयत समझ आ जाती है। हाँ, वो समझ जाती है कि ये सारे झूठ, ये सारी अफरा तफरी सिर्फ और सिर्फ उसकी ढाल थी। प्रेम ने ये पूरा भूल भुलैया इसलिए बनाया था ताकि वो उन चाचाओं को उसी में उलझाकर मार सके। फिर क्या, सारी गलतफहमियां दूर होती हैं, परिवार एक हो जाते हैं और एक क्लासिक बॉलीवुड हैप्पी एंडिंग होती है, जहाँ संगीत है, डांस है और लालच पर प्यार की जीत होती है। लेकिन इस हैप्पी एंडिंग के पीछे की उस रणनीतिक सफलता को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रेम ने बिना किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाए सिर्फ दुश्मनों के लालच को ही उनके गले का फंदा बना दिया। बिल्कुल। और आखिर में ना, इन सब सोर्सेस को पढ़ने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। वो क्या? देखिए, हमने पूरी चर्चा में देखा कि कैसे प्रेम ने धोखे को हराने के लिए धोखे का ही चोला पहना। उसने झूठ बोला, लोगों को अपने हिसाब से नचाया और एक जबरदस्त डबल गेम खेला। हाँ, उसने वही सब किया जो एक विलेन करता है। बस यही पॉइंट है। ऐसे में ये सोचना सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है कि क्या न्याय पाने के लिए या सच्चाई की रक्षा करने के लिए हमेशा एक नायक को खलनायक के ही हथियारों का, जैसे मैनिपुलेशन और झूठ का इस्तेमाल करना पड़ता है? ये तो एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ना? क्या बिना चाल चले, बिना अपने उसूलों से थोड़ा सा समझौता किए इन लालची और ताकतवर दुश्मनों को हराने का कोई और रास्ता हो सकता था? या फिर कीचड़ को साफ करने के लिए आखिरकार आपको कीचड़ में उतरना ही पड़ता है? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो इस मज़ेदार और हंसाने वाली कहानी के खत्म होने के बाद भी दिमाग में कहीं न कहीं गूंजता रहता है, और शायद यही इस फिल्म की असली जीत है।